मेरे साथ मुद्दई फैमिली मौजूद है। वालदा से जानते हैं कि मामला क्या था। उनकी बेटी को जिन्होंने कत्ल किया वो उनका ससुराली घर यानी कि उनका सुतेला बेटा है, तो क्या पहले भी लड़ाई झगड़ा रहता था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से निहायत अफसोस आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे इदारे की जानिब से हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे अल्फाज आपकी बेटी तो वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि उस मकतूला को इंसाफ ज़रूर दिलवा सकते हैं। जो कुछ हुआ बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी बेटी की शादी जिस घर में हुई उस घर में उसका इख्तलाफ रहता था, इस बात का आपको इल्म था या क्या मामला था? शादी उसकी घर में नहीं हुई, इसने गन पॉइंट पे शादी की है। खालिद ने आज से 10 साल पहले इसने गन पॉइंट पे शादी की है। आपकी बेटी की उम्र क्या थी इस वक्त? इस वक्त 32 साल। 32 साल? हाँ जी। यानी कि जब उसकी शादी हुई वो 22 साल की थी। 22 साल की तो यकीनन उनको ना दुनिया की समझ होगी ना। इसने उसको ऐसे वर्गलाया। कहाँ वर्गलाया? हॉस्पिटल में। जॉब करती थी वो? जॉब करती थी। 10 साल से इसी हॉस्पिटल में थी। क्योंकि हम तो बड़े गरीब से हैं, तो हम जॉब के लिए मेरी बेटी गई थी, इसने उसको वर्गलाया। फिर इसने गन पॉइंट पे निकाह किया। जिसने इसका निकाह करवाया था ना वो इसका वकील था। झूठा निकाह करवाया, झूठे उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था जब इसने उससे निकाह किया। उसके बाद हमें 5-6 साल नहीं पता लगा। 3 साल से जब मुझे पता लगा ना तो ये हमारे घर आया था रिवॉल्वर लेके। इसने मेरे बेटे को, मुझे और मेरी बेटी को बहुत मारा। क्यों? झूठे इल्जाम लगाता था, कभी कहता था तू किसी के साथ सेट है, कभी कहता था तू किसी के तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि तुम कौन और क्यों हमारी बेटी पर इल्जाम लगा? उस दिन पता लगा था कि इसने निकाह किया हुआ। फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा भी मुझसे गलती हो गई है, तो इसने इस तरह मेरे साथ निकाह किया है। इसने पूरे गली में आदमी इकट्ठे किए हुए थे। ये जब भी हमारे घर आता था ना 50 आदमी बाहर खड़े करके और अपने बेटे गन पे उनको दे के तो हमारे घर आता था। तो कहता था अगर आप लोगों ने किसी से कुछ कहा तो मैं आप सबको एक एक करके गोली मारूंगा। फिर इसने आए दिन मेरी बेटी को टॉर्चर करना, सारी 12 बजे तक इसने अपने ऑफिस में खड़े करना। फिर मैंने जाना, फिर मैंने माफिया मांगनी और फिर इसने मेरी बेटी को आने देना। ये इतना जालिम और दरिंदा इंसान है। तो आपने अपनी बेटी की खुला नहीं हो गई थी खुला। ये खुला होने के बाद 6 माह बाद इसने कत्ल किया उसको। खुला हो गया था उसको। क्यों तलाक भी नहीं देता था? कहता था ना तुझे रखूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा, ऐसे कहता होता था। अल्लाह आपको सब्र दे। इसने बहुत जुल्म किया मेरी बेटी से। यकीनन हम सब के साथ बड़ा इसने जुल्म किया। ये असल कातिल तो बाहर है, इसने और इसके बेटे ने मिल के मेरी बेटी को कत्ल किया। हमारा सहारा था, हमारा घर चलता था उससे। इसने इतना जुल्म हमारे साथ किया है। मेरे जिगर के टुकड़ा ले गया, मेरी जिंदगी ले गया ये इंसान। हमारी कमर तोड़ दी ऐसे जालिम दरिंदे इंसान। और मेरे बेटे को भी आए दिन डराता था, कहता था जब मारूंगा तेरे भाइयों को चौक में गोली से मारूंगा। हमारे घर रिवॉल्वर लेके आता होता था। और ये हमारे साथ इस तरह इसने जुल्म किया है ना कि बस मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यकीनन आपको इंसाफ की हकदार है और अल्लाह सब्र दे। आप साथ थे उस दिन? जी मैं साथ। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ बताइए। हम घर से कुछ ही फासले पे थे कि पीछे से एक बाइक आई है, उन्होंने एक फायर किया और वो चले गए हैं। जब मैंने इस तरफ देखा तो मेरी बहन नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी। 6-7 दिन हमने हॉस्पिटल जना में उसको एडमिट रखा है। कहाँ गोली लगी थी? उसके सर पे, पीछे से सर पे गोली लगने के बाद भी 7 दिन तक वो जिंदा रही? जी बिल्कुल। वेंटिलेटर पे जना हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी वार्ड में वो एडमिट रही है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। हम आप लोगों के लिए बार बार अपील करेंगे कि इस फैमिली को इंसाफ दिलवाया जा सके और इसमें जो जो शामिल है उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब मेन एक्यूज की जानिब जाते हैं, उसके मुंह से सुनवाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, उनकी रेकी कैसे थी और टारगेट किया गया कहाँ पे किया गया, रिवॉल्वर कहाँ से लिया, सब कुछ अपने नाज़रीन के आगे रखें। मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। मकतूला का क्या मामला था जो ये आखिर उसकी जान ही ले गया? ऐसा था कि जब ये जहाँ जॉब करती थी ना शाफी हॉस्पिटल में, वहाँ पे खालिद मलिक नाम का जो बंदा था जो इनका एडमिन में था। ये बाद में जो बात पता चली जब ये बच्ची के साथ ये हादसा हुआ तो पता चला जी कि इनकी कोई इस आपस में शादी का मसला था, चाहता था कि एक्सपोज हो।
इसी वजह से डराता समझाता रहेंगे। घर भी अक्सर उसकी बहन भाइयों को, माँ को आके वो सेट करता रहता था। तो उसके बाद जब उन्होंने ये मसला इतना बिगड़ गया, क्योंकि कुछ वो हॉस्पिटल की हिसाब किताबें भी जो उसके थ्रू वो करवाता था, जो कपड़ा वगैरह, वो चाहता था कोई चीज़ भी मेरी सामने ना आए। तो जब उसको ये डर हो गया, जब इसने खुला ले लिया, तो उसके बाद चल के सब ये मेरे हाथ से निकल गई है, तो ये मुझे एक्सपोज कर देगी, मुझे हर जगह से नंगा कर देगी। तो इसी के भी बिना को ये सारा से काम किया। ठीक, आप जानते हैं खालिद मलिक को? हाँ जी। किस तरह का आदमी है? ये बस करप्ट आदमी है सारा। अच्छा। हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट में इसका अच्छा खासा तल्लक है। अच्छा, मरने तो वाली ताल्लुक का मकतूला, मतलब क्या है कि किसी को कत्ल करवा दिया जाए? मरने वाली की रिकॉर्डिंग है, हाँ। सुनी है मैंने। वो कहते हैं, बताती है कि ये CID देखता रहा, तो प्रोग्राम ऐसे देखा, कहता होता था कि मैं तुम्हें बीच चौक में मरवाऊंगा। फिर वो एक जगह रिकॉर्डिंग में अपनी बताती है इसके साथ गुफ्तगू में, उसमें कहती है कि जो है ना, पहले खालिद तुम मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें बीच में चौक मारूंगा, अब तुम कहते हो तुम किसी से मरवाऊंगा। वो मैंने बिल्कुल सुनी है हाँ जी। रिकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा मकतूला कैसी लड़की थी और इसकी फैमिली कैसी थी? अच्छी फैमिली है जी, घरेलू फैमिली है, गरीब लोग थे, तो इसने उसको गरीबी का ना नजायज़ फ़ायदा उठाया, उससे जो है ना खुफिया उससे शादी की, ब्लैकमेल करता रहा। हर रिकॉर्डिंग में वो बताती है कि तुमने धोखे से मेरे से शादी की। उससे इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म से अपील है कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना देखो चाहिए। मिलना चाहिए। और आप बार बार एक रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अपने नाज़रीन के सामने भी वो रिकॉर्डिंग रखती चलूँ कि वो रिकॉर्डिंग है क्या। आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ खालिद, मैं ना अभी बैठे बैठे लेटे लेटे, क्योंकि मेरा दिमाग चलता रहता है ना, तुमने मुझे इस कदर ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आती। अभी ना मैं सोच रही थी, तुमने ना अब एक पहले ये डायलॉग पकड़ा था, तुम मेरे हाथों मरोगी, तुम मेरे हाथों मरोगी, मैं तुम्हें ही मारूंगा, चौक में कभी कभी किस जगह, कभी किस जगह, ये सारी उम्र कहते आए हो। अब तुमने कहना शुरू कर दिया मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा। यानी कि अब ये काम अपने किसी दोस्त यार से कराने का इरादा है कि अब तुम इस काम के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर करोगे? बस आप सोचो और उसका देखो और बस चुप। तो मुझे पिछले काफी दिनों से ये बात कह रहे थे कि जी अभी मौसम नहीं है, अभी वो हवा नहीं चली, यानी कि अभी तुम मेरे कत्ल की बाकी की प्लानिंग्स कर रहे हो। अगर मतलब तुम मेरे साथ कोई हादसा करवाते हो तो तुम्हें तो नहीं मसला होगा, मसला तो मुझे होगा, ठीक है? और फिर बाद में तुम्हारा नाम भी नहीं आना चाहिए। तो तुम अपने किराए के ये जो चंद एक वकील, SHO फलाना, तुम तो कहते थे तुम्हें तो चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, और तुम मेरे ही हाथों मरोगे। और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस तो कभी टांगों में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, ये सारी गोलियों की धमकियां तो तुम देते रहे। क्यों ये बातें कर रही हो अभी? मुझे रह रह के याद आती हैं खालिद, मुझे रह रह के बातें याद आती हैं। यही तो वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। मर तो एक दिन जाना ही है, चाहे अगर खालिद की गोली से मरना लिखा है तो खालिद की गोली से ही मरना है। तुम खालिद की गोली से मरोगी। चलो अगर ये बात अब ठीक है कि खालिद अब कहता है खालिद की नहीं, खालिद के किसी रिश्ते की गोली से मरूंगी, ऐसे है? अगर तुम किसी को भेजो मुझे मारने के लिए और उसकी मुझ पे आंख आ जाए और वो बेईमान हो जाए, फिर क्या करोगे? वाह, कमाल करती हो। फिर क्या करोगे? यानी वो पहले आंख रखेगा फिर मारेगा, ये तुम्हारे ज़हन में नहीं, कोई बात नहीं, आते ही तो शूट नहीं कर देगा ना। तुझे क्यों मरवाना है मुझे? पहले क्यों मारना था? क्योंकि पहले जो तुम बातें करती थी अब तुम उस पे अमल पैरा हो। मुझे मारना क्या हासिल है? नहीं तो इसका मतलब सारी जिंदगी मुझे धमकियां दे दे के डराते ही रहे हो सिर्फ? नहीं। फिर नहीं, अच्छा फिर मुझे पता क्यों तुम्हारी धमकी नहीं लगती थी? पता क्यों? पूछो ना कि मैं उसको हकीकत क्यों समझती थी, पूछो। बताओ। उसको मैं हकीकत इसलिए समझती थी कि तुम 2 दफा मेरे घर पिस्टल लेके आ चुके हो। याद कराऊं कब याद कराऊं खालिद? तो मैं तब मेरी बात सुनो, तब चलाने के लिए था, ये भी ज़हन में रखो। तुम्हारी मेहरबानी, जियो और जीने दो के असूल पे काम करो, सही है? ये जो रिकॉर्डिंग है ये उन्हीं दिनों की है जब शूटर पकड़े गए हैं। वो बता रहे हैं कि हमें ये ना 2022 में हमें इसने हायर किया था, इसके बेटे ने, और उसी दिनों की रिकॉर्डिंग है, उसी दौरान की। कहते फिर हमारा कुछ वक्फा हो गया, फिर मैं वापस चले गया, फिर दोबारा इसने कॉल करके बुलवाया। ये सारी इसके बेटे के साथ प्लानिंग के तहत, इस जितना भी हुआ है सब प्लानिंग के तहत हुआ है। मेन किरदार जो है वो खालिद
खालिद। यानी उसका अपना है। यकीनन वो बच्चे के पास इतने पैसे भी कहाँ से आ गए, ये तो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं खालिद मलिक को? जी जी और ये मकतूला को भी जानते हो? जी जी मकतूला। दोनों किस तरह की तबीयत के हामिल थे, किरदार कैसा था दोनों का? ये तो आपने सुन ही लिया, अगर वो तो बहुत जालिम आदमी है खालिद साहब। उनने अपने बेटे को मिला के साथ ये काम किया है सारा। तो जो ये मकतूला है ये तो शरीफ बेचारे जॉब करते थे उधर और उन्होंने जुल्म किया है, डरपोक थे। वैसे भी गरीब आदमी आपको पता ही है वो क्या कर गरीब सकता अपनी है। इज्जत से भी डरता है और वैसे भी वो डरता है। जॉब करती थी, उसी से उसका घर बार चलता था। तो खालिद साहब इसी से उसे ब्लैकमेल करते रहे हैं क्या और होना क्या धमकियाँ देते चाहिए? हैं। उसको तो फांसी होनी चाहिए। बनता तो यही है, ये सरे आम है, कोई छुपा तो काम नहीं है।